जय माता दी दोस्तों, जय माता दी क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों रीट का एग्जाम आज हो गया और जो शाम की शिफ्ट थी जिसमें प्राइमरी लेवल का के टीचर का एग्जाम था, उसके गणित के सारे 30 के 30 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कि 1 करोड़ 1 लाख 1,101 का अंकीय रूप क्या है। मैं हमेशा से आपको आगे से लिखना सिखाता हूं, इसीलिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि देखो दो के जोड़े में लिखा जाता है। करोड़ लिखना है, 1 करोड़ लिखना है, सबसे पहले तो 1 लिख देंगे। फिर क्या लिखना है, कॉमा लगा दो। 1 लाख लिखना है, 2 के जोड़े में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। फिर क्या लिखना है, 1000 लिखना है, तो फिर 2 के जोड़े में लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। और लास्ट में क्या है, 101 यानी कि 101 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कहां आ रहा है, 10 10 11 01 10 10 11 01 यानी कि बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, पीछे से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 31P5 3 का एक गुणज है, मल्टीपल है 3 का गुणज है। ये जो संख्या है ये 3 का गुणज है, ये 3 के मल्टीपल में आ जाए ये संख्या, यानी इस संख्या में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा। जहां पर P आपका दहाई का अंक है, वैसे भी दिख रहा है कि दहाई का अंक है, तो P का अधिकतम मान आपको बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां देखिए, सबसे पहले हमको 3 का रूल लगाना पड़ेगा। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम यह कहता है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो उसके अंकों का जोड़ भी 3 से विभाजित होगा। अब यहां देखेंगे, अगर हम अंकों का जोड़ करेंगे तो 3 + 1 + P + 5, ये यहां देखेंगे 3 और 1 कितना हो रहा है, 4 और 1 5, ये 9 तो ऑटोमेटिक विभाजित हो रहा है 3 से। ठीक है, तो 9 + P आपका 3 से विभाजित होना चाहिए पूरा पूरा, तो 9 तो पूरा पूरा विभाजित हो ही रहा है। अब P के स्थान पर क्या क्या आ जाए कि वो भी पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाए, तो या तो 0 आ जाए P के स्थान पे, 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए। ये 4 संख्याएं अगर P के स्थान पर आ जाएंगी तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आंसर क्या होगा, अधिकतम मान पूछा है मैक्सिमम, तो इन चारों में से अधिकतम कौन है, 9, तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने कराया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको कराया नहीं हो, पढ़ाया नहीं हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं 25 + 12 × 33 - 25 / 5। ये देखिए यहां पर सबसे पहले क्या हल होगा, सबसे पहले आपका भाग हल होगा। तो 25 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम अगले स्टेप में लिख देंगे 25 + 12 × 33 - 5। अब क्या करेंगे, माइनस मत करने लगना, अब गुणा करेंगे, दूसरे नंबर पे गुणा होता है, तो 12 × 33 कर देंगे। तो 25 + 12 × 33 कितना आ जाएगा, देखिए करके देखिएगा, 12 × 33 330 और 66 कितना हो जाएगा, 6 9 396 396 - 5। तो ये कुछ तो हमें लग नहीं रहे हैं, काफी नजदीक है, इन सबको जोड़ दोगे 416 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि 1 से भी भाग चला जाए पूरा पूरा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, ठीक है, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, यानी 10 से भी। इसका मतलब क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी जिनमें इन सभी का भाग चला जाएगा, वो इन सबका एलसीएम होगी। एलसीएम होगी, हमने एलसीएम के उसमें ये कराया भी था और ये क्वेश्चन भी कराया एक्चुअली। ठीक है, तो एलसीएम होगी 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का भाग चला जाए। अब 10 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे, या तो भाग विधि से निकाल लो, लाइन में लिख के निकाल लो, या फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया था, हम चलो उस तरीके से निकाल लेते हैं। क्या तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से निकाल लीजिए, सबसे बड़ी संख्या लीजिए 10, अब चेक करते चलिए नीचे की संख्याओं को। ठीक है, अब 9 लेते हैं, 10 ले लिया हमने, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एलसीएम आपका 10 है, तो 10 में से 10 पूरा पूरा आ ही रहा है। फिर दूसरी संख्या ले लो उससे छोटी, 9 में 10 का कोई हिस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पूरे 9 का गुणा कर दो। ठीक है, अब देख लो 8 में तीसरे नंबर की संख्या देख लो, 8 में क्या आ रहा है, 8 कितने से बनता है, 8 बनता है 2 × 2 × 2 से बनता है। ठीक है, और 10 में 1 2 आ रहा है, तो 1 2 तो आपका ऑलरेडी आ ही गया। ठीक है, 1 2 तो आपका ऑलरेडी आ ही गया, बचा कितना, 4, तो उस 4 को यहां लिख देंगे। अब तीसरी संख्या
नेक्स्ट संख्या देखो 7 7 आ रही है, बिल्कुल भी कहीं नहीं आ रही, तो पूरा 7 ले लेंगे। फिर देखते हैं 6 आ रहा है क्या, 3 यहाँ पे आ रहा है। 6 में क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है। 2 10 में आ रहा है और 6 में और 3 6 में 9 में 3 आ रहा है, तो 6 को नहीं लिखेंगे। 5 को लिखेंगे 5 कहीं पर भी नहीं आ रहा, 5 को लिखेंगे। 4 को लिखेंगे, 4 ऑलरेडी आ गया। 3 ऑलरेडी 9 के अंदर आ गया। 2 ऑलरेडी 10 के अंदर आ गया और 1 तो है ही सबके अंदर। इन सब का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, ये देखो 7 चौको 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 50 और 9, ये 2520 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सवाल कई बार कराया तो मुझे याद हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन संख्या ये दी गई है, इसमें 3 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। 3 का स्थानीय मान कितना होगा, ये 3 है, 3 यहाँ पे लिख लो। कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे। गुणा 4 का कितना है, 40 हो जाएगा। स्थानीय मान 5 का कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो 3 4 और 5, 3 चौक 12 12 पंजे 60, तो 60 तो पहले लिख दो। और कितने जीरो, 5 जीरो, यहाँ 1 जीरो यार, 6 जीरो, यानी कि 6 के बाद 7 जीरो चाहिए। तो कहां पे है, यहाँ पे तो नहीं है, इनमें भी नहीं है, इसी में है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अनअवसानी आवर्ती संख्या के बराबर भिन्न। देखिए मैंने इस तरीके की जो आवर्ती संख्याएं थी, अशांत संख्याएं थी, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे इनको बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, दशमलव के बाद जितना भी लिखा है उतने पूरे को लिख देंगे, वो 123 लिख देंगे। उसमें से उतने भाग को घटाएंगे जितने की आवृत्ति नहीं हुई है। तो कितने की आवृत्ति नहीं हुई है, 12 की नहीं हुई है, तो 12 को घटा देंगे। अब बटे में कितना लिखेंगे, बटे में जितने पर बार लगा है, कितने अंकों पे बार लगा है, 1 अंक पे बार लगा है, तो 1 बार 9 को लिख देंगे। और कितने अंकों पर बार नहीं लगा है, तो 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, तो 2 बार 0 लिख देंगे। तो 123 में से 12 को घटाओ, 111 आ जाएगा बटे 900। 111 में 3 का भाग देंगे तो 37 आ जाएगा और ये 300 आ जाएगा। तो हमारा 37 बटे 300 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 50 पैसे के 16 सिक्कों के बराबर मूल्य क्या है यहाँ पे। तो देखो 50 पैसे के 16 सिक्के यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 50 पैसे यानी कि रुपए में कितना हो जाएगा, 1/2 रुपए, और 16 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 8 रुपए के मूल्य के बराबर क्या है यहाँ पे। देखो इसका मूल्य निकाल लो, 1 रुपए के 4 सिक्के यानी 4 रुपए, 2 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 2 रुपए के 3 सिक्के कितने हो जाएंगे, 6 रुपए, तो ये तो 10 रुपए का मूल्य आ रहा है। नहीं, 2 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपए, 2 गुणा 3, 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे यानी कि 1/4 गुणा 8, इससे काटो ये 2 आ गया, यानी 6 रुपए प्लस 2 रुपए 8 रुपए, यही बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकियों को भी चेक कर लो, नहीं हो गए, ये 6 रुपए हो गए और ये 1.5 रुपए हो गए, नहीं बन रहा। 2 के 2 सिक्के, ये 4 रुपए हो गए और ये 3 रुपए हो गए, नहीं बन रहा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं कि निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम में लिखना है। या तो आप इनको दशमलव रूप में निकाल लो, अदरवाइज आप अगर मुझसे पढ़े हैं तो आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पर क्या है, सभी में डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, सब में बराबर डिफरेंस कर लो। देखो यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो सब में 10 का डिफरेंस कर लेते हैं। पहली वाली संख्या के अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 4/14, 2 का गुणा कर लिया। और दूसरी वाली तो 10 के डिफरेंस में लिखी है 3/13, और तीसरी वाली में 10 का गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 10 का डिफरेंस यानी 50/60। अब बताओ इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, जिसके अंक बड़े हैं वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे यानी कि 5/6 सबसे पहले लिखेंगे। दूसरे नंबर पे 4/14 यानी कि 2/7 को लिखेंगे, तो दूसरे पे 2/7 और तीसरे पे 3/13 आ जाएगी, यानी कि ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू आपको निकालनी है इसकी, -1 सही 3/5, -2 सही 2/3 और -4 सही 5/6। ठीक है, चलो कैसे भी सॉल्व कर लो। अगर आपको बिल्कुल यहाँ पर नीचे सभी यहाँ पर आंसर दिए हैं पूरी संख्या के रूप में, तो हम इनको सबको तोड़ लेते हैं। ठीक है, -1 सही 5/3 को कैसे लिख सकते हैं, 5
और -8, -8/5 लिख सकते हैं। माइनस, यहां पर तोड़ते हैं, 2 गुणा 3 6, 6 में 2 जुड़ गया 8/3, माइनस 6 चौको 24, 24 में 5 जुड़ गया, 24 में 5 जुड़ गया यानी 29/6। तो इसको यहां पे लिखते हैं -8/5 माइनस, ये देखो यहाँ बटे में 6, इसको भी बटे में 6 कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेते हैं, 16/6 माइनस 29/6। अब देखो 16 और 29 डायरेक्टली घट जाएंगे, तो 29 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा, 29 में से 16 जाएगा तो ये 3 और 13, माइनस का 13, तो -8/5 माइनस 13/6, यानी कि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, हम करते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के 8/5 और क्या था हमारा, प्लस का 13/6, प्लस का 13/6। तो यहां पर ये देखिए कितना वो आ जाएगा, 30, तो 5 गुणा 6 30 आ जाएगा, तो यहां 30 लिखेंगे, 6 माइनस 48, 6 कितना होगा, 36 36 48, ठीक है। यहाँ 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 65, 13 पंजे 65। अब जोड़ दो, 65 में से 48 घटेगा, तो 65 में से 48 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा और 2 17 आ जाएगा, यानी कि 17/30 हमारा आंसर हो जाएगा, 17/30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 17/30, डी आंसर हो जाएगा, प्लस का आया है ना, तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 व 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे, ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये मैं बता दूं, 4 शेषफल प्राप्त हो। तो देखो अब हमको क्या निकालना है, वो संख्या निकालना है जिसमें 244 से भाग देते हैं तो 4 शेषफल बचता है, 2052 में भाग देते हैं तो 4 शेषफल बचता है। तो वास्तव में किस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता होगा, 2044 में जब भाग देते हैं तो 4 शेषफल बचता है, यानी 240 में पूरा पूरा भाग चला जाता होगा, 4 घटा देंगे। ऐसे ही 2052 में जब भाग देते हैं तब 4 शेषफल बचता है, यानी कि 2048 में पूरा पूरा भाग चला जाता होगा। अब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका 240 व 2048 दोनों में भाग चला जाता है, यानी कि हमको इन दोनों का कॉमन फैक्टर बताना है जो कि हाईएस्ट है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। आप एचसीएफ निकालना तो जानते ही होंगे, एचसीएफ की विधियों से निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकालिएगा सबसे आसान पड़ेगा। भाग विधि से क्या करेंगे हम, देखो भाग विधि से क्यों आसान पड़ने वाला है हम आपको बता दें। दो 240 का भाग दोगे आप 2048 में, ठीक है, और फिर जो शेषफल ये 8 बार भाग जाएगा, ठीक है, यहाँ कुछ 1920 आ जाएगा, ये कितना 8, ये कितना 2 और ये कितना 1, 128। फिर 240 में फिर 128 जो शेषफल बचे उसका यहाँ इसको उठा के यहाँ से भाग दे देंगे, और लास्ट में जो करेगा 0 वो बनेगा हीरो। तो यहाँ आप निकाल लीजिएगा, 16 करेगा 0 और 16 ही बन जाएगा आपका हीरो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर बताना। देखिए अभाज्य संख्या पे हमेशा क्वेश्चन आता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 97 हो जाएगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगी, तो आंसर आपका 86 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है तो 25 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है। देखो 12 दर्जन, एक दर्जन में कितनी होती है, 12 पेंसिल होती है, तो पहले आप 12 का भाग दे दो 720 में, तो आपको एक दर्जन पेंसिलों का मूल्य पता चल जाएगा। तो 12 का भाग दे देंगे, 12 छक्के 72, तो यानी कि 60 रुपए की एक दर्जन पेंसिल है। अब एक पेंसिल का मूल्य निकाल लो, तो 60 रुपए में कितनी एक दर्जन पेंसिल आ रही है, यानी कि 12 पेंसिल आ रही है, तो 12 का भाग दे दिया तो 5 बार गया, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, तो 25 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपए हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25 गुणा 5।
अगला प्रश्न है 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है छोड़ के चला जाता है, शेष बच्चों का औसत कितना होगा? देखो औसत हमको निकालना है। औसत का फॉर्मूला क्या कहता है? औसत का फॉर्मूला ये कहता है, औसत का फॉर्मूला ये कहता है हमसे कि औसत बराबर क्या होगा? सभी का जोड़ बटे कुल संख्या। तो देखो 5 लोग थे, 5 लोगों का औसत 40 था, तो तब सब 5 लोगों में सभी का जोड़ कितना है हमें नहीं पता, लेकिन लोग 5 हैं तो यहाँ पर हम सब कुछ लिख देंगे फॉर्मूले में। तो ये 5 का गुणा होगा यहाँ 40 में, तो सभी का जोड़ कितना आ जाएगा? समेशन कितना आ जाएगा सभी का? 40 गुणा 5 यानी कि 200 किलोग्राम सभी का जोड़ आ जाएगा। अब 5 लोगों का जोड़ है 200 किलोग्राम, इसमें से एक व्यक्ति चला गया तो बचे 4। अब 4 लोगों का जोड़ कितना होगा? कितने किलोग्राम का व्यक्ति गया? 50 किलोग्राम का व्यक्ति चला गया, तो 50 किलोग्राम घटा देंगे 200 किलोग्राम में से, तो कितना आ जाएगा? 150 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो 4 लोगों का जोड़ अब हमें नया औसत निकालना है। तो नया औसत क्या होगा? 4 लोगों का भाग जाएगा, टोटल लोग 4 ही बचे, नया जोड़ कितना है? 150, तो 4 में 150 का भाग दे देंगे, 37.5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 37.5 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु 10% के लाभ से विक्रय मूल्य 333 रुपए पर बेची जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो मान लो कि क्रय मूल्य आपका 100% है, ठीक है, क्रय मूल्य 100% है, तो विक्रय मूल्य 110% हो गया क्योंकि लाभ डायरेक्ट जुड़ गया। 110% बराबर 330 रुपए, तो यहाँ से कट जाएगा, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 3 रुपए आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 300 रुपए आ जाएगा, तो 300 रुपए डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही बात 6 घंटे में साफ करना है तो कितने छात्रों की जरूरत लगेगी? देखो टोटल घंटे कितने काम किए गए, टोटल कितने घंटे का काम था? 12 छात्रों ने हर छात्र ने 7-7 घंटे काम किया, तो टोटल काम था 12 गुणा 7, इतना था। अब हमको क्या है? हर बच्चे से 6 ही घंटे काम कराना है, तो मान लो कि x छात्रों की जरूरत पड़ेगी, तो x गुणा 6, ये भी इतने ही घंटों के बराबर होना चाहिए। अब कुछ नहीं, x की वैल्यू निकालनी है, 6 का यहाँ पे भाग दो, 2 बार गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14, यानी कि 14 लोगों की जरूरत, छात्रों की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया था, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? यानी कि उसको कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। टोटल अमाउंट पूछा है, यानी कि उसको क्या मूलधन निकालना है, ब्याज नहीं निकालना है। यहां पर गलती मत कर देना प्यारे बच्चों, मूलधन निकालना है। टोटल कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी, ठीक है, ब्याज नहीं निकालना है। तो आप इसका सबसे पहले तो ब्याज निकालेंगे। ब्याज क्या हो जाएगा हमारा? देखो 8.5, सबसे पहले समय को, जो समय दिया है उसको हम पूरी तरीके से सालों में व्यक्त कर देते हैं। यहाँ महीना लिखा है, देखो 8 महीने को साल में व्यक्त करने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा, तो ये 12 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2 सही 2/3 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणा करो 2 से, तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 जुड़ जाएगा, यानी 8/3 साल, ये समय हो गया। अब हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं क्या? अपना ब्याज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल ब्याज क्या होगा? ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे, ठीक है। ब्याज क्या होता है? मूलधन कितना है? 9,000 गुणा दर कितनी है? 8.5 गुणा समय कितना है? 8/3 और बटे में 100, तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, और ये 3 से ये इसमें भाग दे दो, 30 बार चला जाएगा, तो 30 गुणा 8 गुणा 8.5। देखो मैं 8.5 को कितना लिख सकता हूं? ये 30 गुणा 8 गुणा, इसको मैं 17/2 लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया, 2 से इसको काट दिया 4 बार, तो कितना आया हमारा? 7 है 51 510 गुणा 4, यानी कि कितना आया? 2040 रुपए हमारा ब्याज आ गया। अब क्या ये आंसर है 2040? ये केवल ब्याज है, हमको मूलधन भी ऐड करना है, तो मूलधन कितना है? 9,000 और 2040 आपका ब्याज हो गया, तो ये कितना आ गया? 11,040 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 11,040। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन।
एक 22 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन किए एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। यानी कि वास्तव में था क्या, इस तरीके का एक आपकी इस तरीके की एक आयताकार वो थी पट्टी, ठीक है, और ये लंबाई थी उसकी 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी उसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस तरीके से घुमा के एक बेलन बना दिया गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ यानी घुमावदार पृष्ठ। घुमावदार पृष्ठ क्या होगा, ये देखो मैंने एक इस तरीके का पन्ना लिया है, ठीक है, ये पन्ना लिया है, उस पन्ने को इस तरीके से मोड़ के एक बेलन बना दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से मोड़ के, कोई अतिव्यापन नहीं किया, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे हमने ये पकड़ लिया, ये हमने बेलन बना दिया, ये बेलन, ठीक है। अब इसका ये वक्र पृष्ठ निकालना, तो वास्तव में ये वक्र पृष्ठ इस पूरे आयत के पृष्ठ के बराबर होगा, इस पूरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना, बस 22 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे कि आयत में चेंज हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ, ठीक है, तो वहां पे गच्चा खा जाओगे। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए चित्र दिया गया है और आपको ये बताना है कि इस चित्र में क्या बताया कि ये दो रेखाएं, ए बी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है, और इनका ये जो कोण है डी ओ बी, इसको आधे में विभाजित कर रहा है ओ ई, ये कोण डी ओ बी का समद्विभाजक है, और ओ एफ जो है वो कोण ओ सी बी का समद्विभाजक है, और ये वाला कोण डी ओ ई आपको 25 डिग्री दिया है, ये वाला कोण सी ओ एफ आपको निकालना है। देखो एक चीज आपको मालूम पड़ेगी कि ये पूरी एक रेखा है, सी डी एक पूरी एक रेखा है, इस पर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का जोड़ कितना होगा। इस पे ये दो कोण बन रहा है, मान के चलो ये पहला कोण है, इसको मैं कोण x नाम दे रहा हूँ, ये दूसरा कोण है, ये y नाम दे रहा हूँ। इन दोनों का जोड़ x प्लस y का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहे हैं। अब चूंकि ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है, ये x/2 है, और ये वाला ऐसे ये वाला कोण भी x/2 हो जाएगा, और इतना कोण भी x/2, ये y/2 हो जाएगा, और इतना कोण भी y/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x/2 और y/2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा कि नहीं, यानी कि दोनों कोणों का अगर जोड़ का आधा कितना हो जाएगा, 90। तो वास्तव में ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा। तो ये दूसरा कोण कितना आ जाएगा, हमें पता है कि दूसरा कोण जो y/2 हमको निकालना है वो और 25 डिग्री, इनको जोड़ दोगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 65 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने तो ज्यामिति में बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए थे, ये तो बिल्कुल पहली क्लास के क्वेश्चन थे। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्गाकार है यानी कि इस तरीके का आपका वो है, और 6400 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, यानी कि भुजा कितनी होगी, a स्क्वायर बराबर 6400, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, √6400, तो √6400 को निकालो कितना होगा, 80 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी एक भुजा आपकी 80 मीटर की आ जाएगी, 80 मीटर 80 मीटर 80 मीटर 80 मीटर। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाए गए। एक बार आप एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करोगे, 80 80 80 80, यानी कि 4 बार 80, यानी कि 320 मीटर। 5 चक्कर लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1600 मीटर, 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर मापन भी आ गया, चेंज भी कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर नाप के पानी की टंकी को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से कितने समय में फुल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां अगर हम देखें, देखो 2 मीटर 1.5 मीटर और 1 मीटर। सबसे पहले तो हम इसका आयतन निकालना है। आयतन कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1.5 कितना हो जाएगा, 3, और 3 गुणा 1 यानी 3 मीटर क्यूब आपका आयतन आ जाएगा। अब पता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होता है, मीटर क्यूब को लीटर में बदलने आना चाहिए। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो टोटल पानी कितना हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब में कितना पानी हो जाएगा, 3000 लीटर। अब 20 लीटर पर मिनट में मिनट की गति से पानी भरा रहा है, तो 20 का भाग दे देंगे, कट जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 150 मिनट, यानी कि 150 मिनट कितना होता है आपका, 150 मिनट आ जाएगा क्या, 150 मिनट क्या हो जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने मापन का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे हैं, 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर के, 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर के, आपको दिख नहीं रहा होगा कि माप के हैं। बनाने में 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखो 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी दीवार बनानी, 50 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। सबसे पहला काम तो सारी चीजें एक जैसे में ही चेंज कर ली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे और फिर हम क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। किसका आयतन निकाल लेंगे, हम आयतन निकाल लेंगे देखो दीवार का। ठीक है, कि दीवार कैसी, कितनी दीवार है हमारी, 20 मीटर लंबी है, ठीक है, 5 मीटर चौड़ी है, 20 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 500 गुणा 50। ठीक है, अब इसमें क्या है, दरवाजे हैं, 2 दरवाजे, उन दरवाजों का आयतन निकालना पड़ेगा। दरवाजे 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर। अब दरवाजे की वो नहीं दी गई है आपको, मोटाई नहीं दी गई है दरवाजे की, कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी जो यहाँ पे दिख नहीं रही है ना। अदरवाइज हम क्या किसको निकालेंगे, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, शायद वहां पे दिख जाए। चलो हाँ, सॉरी देखो, दरवाजा अगर बनाओगे तो उसमें मोटाई की जरूरत ही नहीं है, जो इसकी मोटाई है वो मोटाई खत्म हो जाएगी दरवाजे में। ठीक है, तो मोटाई ऑटोमेटिक 50 सेंटीमीटर मान ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलो हम आयतन निकाल लेते हैं पहले, पूरी दीवार का, जिसमें कोई भी दरवाजे नहीं है, ऐसी दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, 2000 गुणा 500 गुणा 50। अब इसमें से 2 दरवाजे घटा दो, तो 2 दरवाजे, एक दरवाजे का निकाल लेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो एक दरवाजा कितने का है, एक दरवाजा कितने का है आपका 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर, 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर। ठीक है, 2 मीटर गुणा 2 मीटर यानी कि 200, 1.5 मीटर यानी कि 150। ठीक है, इतना घटा देंगे और इसमें 1 ईंट का भाग दे देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कुल कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो 1 ईंट के आयतन का भाग दे दो, तो 1 ईंट का आयतन कितना है, दिया गया है 25, 16, 10, 25, 16, 10 दिया गया है। ठीक है, 25, 16, 10, 25, 16, 10। वैसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, चलो मैं आंसर की बता रहा हूं तो सॉल्व करके ही दे देता हूं पूरा। ठीक है, 150, ये 150 का यहाँ पे गुणा करो, कितना आ जाएगा, 150 दूंगी 300, 300। तो देखो यहाँ पे पहले पूरा गुणा कर लो, 2000, एक काम करो 200 को कॉमन ले लो, 200 कॉमन ले लिया पूरे में से, तो यहाँ कितना बचेगा, 200 कॉमन ले लिया, 10 को बचेगा, ये 500 और ये 50। ठीक है, माइनस 300। ठीक है, बटे 25 गुणा 10 गुणा 16। ठीक है, ये इसको कैसे लिख सकते हो, ये 10, चलो अब यहां देख लो ये कितना है, 100 और कॉमन ले सकते थे, 100 और कॉमन ले लो, 100 को और कॉमन लेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, और यहां से ये पूरा कट जाएगा, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो यहाँ की कट जाएंगी। ठीक है, ये 500 में से लिख जाएगा 100 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, 50 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 500, 50 गुणा 5, 500 गुणा 5, 2500, 2500 में से 3 को घटाना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 20000 गुणा 2500 माइनस 3 बटे, अब ये देखिए कितना लिखा है 16, ये 25 में अगर 16 को हम 4 गुणा 4 लिख दें और 1 4 का 25 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 4 का 25 में गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं, 1 4 को हटा देते हैं, गुणा 10, तो यहाँ देखो ये 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, और ये 4 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 2500 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 3, 2500 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 125 00 माइनस 15, तो इतनी ईंटें चाहिए, 125 00 माइनस 15। देख लेते हैं आंसर में कहाँ है,
125 125 माइनस 15, 125 माइनस 15। कहीं तो हमसे मिस्टेक हो गई क्या? एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहां कॉमन लेने में हो सकता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो। 2 मीटर ठीक, 1.5 मीटर ठीक, 200 को कॉमन लिया ठीक, फिर हमने कॉमन किसको लिया? 300 में से 100 को कॉमन लिया ठीक। जब हमने 100 को कॉमन लिया है, देखिए यहां पर हमसे शुरू में ही गलती हो गई थी। वो गलती क्या थी उसको मैं काली पेन से लिख देता हूं। देखो हमने लंबाई लिखी, दरवाजे की चौड़ाई लिखी, लेकिन मोटाई नहीं लिखी। मोटाई वहां पर बताई नहीं गई है, लेकिन मोटाई का मतलब है कि उतनी ईंटें नहीं लगेंगी पूरी मोटाई में। ऐसा तो है नहीं दरवाजा बना दे पीछे ईंटें लगा दे, है कि नहीं? तो 50 सेंटीमीटर हमारी मोटाई हो जाएगी। तो ये 50 और साथ में चलेगा, तो ये 50 यहाँ पर भी आएगा ठीक है। फिर ये 50 यहाँ आएगा तो कितना? 150 हो जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन नहीं होगी, 2500 में से पहले 150 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो 5 गुणा 2350 आएगा। तो इसका गुणा जब आप कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 11750। ये ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा ठीक है। 11750 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 12वें नंबर का क्वेश्चन। चित्र दिया है ओपी और आरएस। ओपी, ये पी बना है, ओपी आरएस समांतर है, ये समांतर है। ओपीक्यू, ओपीक्यू, ओपीक्यू ये 100 डिग्री है और क्यू आर एस 140 डिग्री है। तो आपको क्या बताना है? पी क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू आर की वैल्यू आपको बतानी है। चलो हम इंग्लिश वाली तरफ चलते हैं थोड़ा ठीक है, उसमें छपा नहीं है। अब देखो यहां हम क्या करेंगे, हम क्या है हमें पता है ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा सकते हैं। हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये 140 है तो इसका संगत कोण ये भी आपका 140 डिग्री का हो जाएगा ठीक है। ये 140 का हो जाएगा तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये एक ही रेखा पर कोण बने हैं। अब ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें एक कोण 80 का, एक 40 का, तो तीसरा कितने का होगा? तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है ठीक है। तो तीसरे का कोण का माप कितना आ जाएगा? हमें पता चल जाएगा 120। 120 में से 180 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो दशमलव संख्याओं का गुणन, जैसे 0.4 गुणा 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम संसाधन कौन सा है? तो दोस्तों ग्राफ पेपर है ये इसके लिए आपको ठीक है। अगला है मिलान चिन्हों का प्रयोग करके 9 को कौन प्रदर्शित करेगा? देखो मिलान चिन्हों ये बारंबारता में आता है, 1 2 3 4 को ये प्रदर्शित करता है, एक ऐसे खींच देते हैं 5 को प्रदर्शित करने लगता है। 5 ये हो गए और 4 फिर लिख दो तो ये आपका 9 को प्रदर्शित करने लगेगा, यानी कि सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपए है। उसके शिक्षा पर व्यय किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो उसका शिक्षा पर व्यय क्या होगा? देखो टोटल आपका केंद्रीय कोण कितना होगा? जो टोटल उसकी आय है उसके बराबर आपका जो केंद्रीय कोण होगा वो होगा 360 डिग्री का। और 360 डिग्री बराबर कितना दिया है? 24,000 दिया है। तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? और फिर आप 60 का भाग दे, 60 का गुणा कर देना। या फिर हमें पता है 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 6 का भाग दे देते हैं दोनों तरफ। 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा और वहां का भी मान आ जाएगा। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 6 का भाग दे देंगे तो 4, तो कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये तो सभी ने सुना होगा, हॉगमैन ने कहा, ये तो बहुत ही शुरुआती है। अलग अलग भागों को जोड़ना क्या कहलाता है? अलग अलग भागों को जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। हम किसी को इकट्ठा करते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है? समय अवधि पर ठीक है, समय अवधि भी एक है, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, सब पर ही करती है। लेकिन प्रारंभिक और मूल है कि पहले आपको समस्या के कारण तो मालूम हो, तब तो आप फिर उसके लिए अलग शिक्षण समझेंगे, फिर शिक्षण विधियां समझेंगे, फिर शिक्षण सामग्री इकट्ठा करेंगे, बाकी चीजें होंगी ठीक है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
गणित के मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। देखिए गणित के मूल्यांकन के 3 मूल्य आपके सोपान होते हैं। सबसे पहले उद्देश्यों का चयन होता है, तो बी तो फर्स्ट नंबर पे आ ही गया, ठीक है। तो ये या ये आंसर हमारा गलत हो गया। अब उद्देश्यों के चयन के बाद देखो परिस्थितियों की पहचान कर लो कि भैया क्या क्या परिस्थितियां उसके बाद में, ठीक है। तो ये हमारे 2 ऑप्शन अब लड़ाई में रह गए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, मूल्यांकन विधियों का चयन, प्रमाणों की संख्या, मूल्यांकन प्रविधियों का नाम, प्रमाणों की व्याख्या सबसे लास्ट में होगी, ठीक है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक। देखो 2 1 अच्छा जी, इसमें भी पहले वाले में भी आपका बी आंसर है, ठीक है। पहले वो सॉरी बी में तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 है मूल्यांकन विधियों का चयन, ये तो नहीं है। दूसरे पे परिस्थितियों की पहचान, तो 2 1 3 5 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी छात्र ने पढ़ने के लिए कहा गया संख्याओं को और उसने पढ़ा 306 को 30 पढ़ा, 406 को 40 पढ़ा, 408 को 40 पढ़ा और 4020 को 40 पढ़ा। क्या त्रुटि है? छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, कक्षा वाऊ लगती है, यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है, अभी पूरी तरीके से नहीं समझा है। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, बिल्कुल सही। वो 2 अंक में तो पढ़ रहा है, 30 पढ़ रहा है फिर 6 बोल रहा है, 40 पढ़ रहा है फिर 8 बोल रहा है, तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो ये प्रश्न थे दोस्तों। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी आंसर सीट लेके मैं आपको यहीं पे मिलूंगा। तो अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जय माता दी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशली टेट एग्जाम के लिए बनाया गया चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय माता दी।